वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। जो भी बच्चे न्यू हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है। यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है ये, जहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक करके हम लोग सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप विजिट करेंगे आपको ये जो वीडियोस हैं ये सीरियल से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में दोपहर को 1 बजे क्लास आती है जिसमें जीएस सेक्शन कवर हो रहा है, तो वो भी क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको भी करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर लिए हैं, आगे के प्रश्नों का हल कर रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन है और आज का जो पहला प्रश्न है वो देखिए। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, कौन से इनकरेक्ट दिए गए हैं। पहला इसमें स्टेटमेंट है चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सेकेंड स्टेटमेंट है परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जो सी ऑप्शन है उसमें हाइड्रोजन बम के बारे में दिया गया है और इसका जो प्रिंसिपल या फिर सिद्धांत बताया जा रहा है वो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन डी है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरेनियम बताया जा रहा है। तो अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें दिया गया यूरेनियम के रेडियोधर्मी जो विघटन होता है इसका जो अंतिम उत्पाद है वो टिन दिया गया है, जबकि ये गलत हो जाएगा और इसकी जगह पर होगा लेड होता है। क्या होगा? लेड। तो यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव डिसोल्यूशन होता है इसके परिणाम स्वरूप जो आइसोटोप बनते हैं वो लेड के बनते हैं। और बाकी के जो स्टेटमेंट हैं वो आपको करेक्ट दिए गए हैं कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो एटॉमिक बॉम्ब है इसका जो प्रिंसिपल है ये न्यूक्लियर फिजन है अर्थात नाभिकीय विखंडन है। और जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इसका आप देखेंगे जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है अर्थात नाभिकीय संलयन है। 77वां क्वेश्चन है रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है। ऑप्शन ए है 35%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन सी है 65% या फिर ऑप्शन डी है 80%। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55%। तो प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है ब्लड में? 55%। बाकी का 45% ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है। 78वां क्वेश्चन है डुगोंग, ये एक समुद्री जीव है जो विलुप्त होने की कगार पर है। अब इसकी कैटेगरी बताना है, इसका क्लासिफिकेशन बताना है, ये एक मैमल्स है या स्तनधारी है। ऑप्शन बी है सरीसृप या फिर रेप्टाइल्स हैं। ऑप्शन सी है उभयचर जिन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं। और ऑप्शन डी है ये फिशरी है या फिर मत्स्य पालन में आते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक तरह के मैमल्स हैं। डुगोंग एक समुद्री जीव है और ये एक तरह का मैमल होता है। 79वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है डिजीज़ से और कॉजिंग एजेंट से। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिजीज़ है, कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, पूछा गया है। अर्थात बाकी के 3 जो हैं वो प्रोटोजोआ से होते हैं। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है काला आजार, ऑप्शन सी है पायरिया और ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डिप्थीरिया। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे डिप्थीरिया का कॉजिंग एजेंट क्या है और उस कॉजिंग एजेंट का नाम भी कमेंट करेंगे क्योंकि ये बहुत बार मैंने पढ़ाया हुआ है। और आपको ये भी बताना है किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, किससे हो रहा है। अगला जो प्रश्न है ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ। स्तनधारी है, पक्षी है, कीट है या फिर उभयचर है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हाँ, आपको जानकर के थोड़ा सा शॉक लगा होगा लेकिन इंसेक्ट्स ही सबसे ज़्यादा हैं, सबसे बड़ा ग्रुप है ये पृथ्वी पर। ऑप्शन सी राइट होगा। 81वां क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिकल कपड़ों को इस्त्री करने वाला यंत्र, इसका जो एलिमेंट है वो किससे बना होता है। लोहा, निकल, नाइक्रोम या फिर टंगस्टन।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइक्रोम। आपने घर में खासकर देखा होगा जो हीटर होते हैं, नॉर्मल हीटर आप जो ठंडी में यूज़ करते हो हीट के लिए, तो उसमें भी देखते हैं जो वायर होता है, जो स्प्रिंग होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। ये हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए ही बने होते हैं और आप देखते हैं इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, नाइक्रोम का। तो 82nd क्वेश्चन देखिए, विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली जो अदृश्य किरणें हैं इनको क्या कहा जाता है? द इनविजिबल रेज विच ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन बी है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक वेव्स, या फिर ऑप्शन डी है अवरक्त किरणें, या फिर इन्हें इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्हें जो ये किरणें हैं ये इंफ्रारेड रेज होती हैं। ये इंफ्रारेड रेज ही विकिरण के द्वारा अर्थात रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर करती हैं। 83rd क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, किसको प्रभावित करती है ये? मस्तिष्क, फेफड़े, रक्त या फिर हार्ट को? तो थैलेसीमिया के बारे में बताया गया है, ये एक तरह की हेरिडिटरी डिजीज़ है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी होने को संभावना रहती है। तो 83rd क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ये एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी है जो वंशानुगत होती है। 84th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए है पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी है पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन सी है टेफ्लॉन और ऑप्शन डी है केवलर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए। ऑप्शन बी राइट है। 85th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ऑप्शन बी है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन सी है नीला धोता, कॉपर सल्फेट होता है। और ऑप्शन डी है सोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहीं पर ये जो जोड़ी है ये सुमेलित नहीं है और ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और यही राइट आंसर है। बाकी सारे सही दिए गए हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। 86th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस है जो अक्रिय गैस अर्थात जो इनर्ट गैस वाली कैटेगरी है उसमें नहीं आती? ऑप्शन ए है नियॉन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है आर्गन और ऑप्शन डी है जिनॉन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। इनर्ट गैसेस में नियॉन, आर्गन, जिनॉन, हीलियम ये सारी कौन सी हो जाएंगी? इनर्ट गैस होती हैं, अर्थात ये आपस में क्रिया नहीं करती हैं। ये गैस अक्रिय होती हैं जो क्रिया नहीं करती हैं। बाकी जो फ्लोरीन है इसमें आंसर नहीं है, ये गलत दिया गया था, ये आंसर राइट हो जाएगा, ये इनर्ट गैस में नहीं आती हैं। तो 86 का आप देखेंगे कौन सा आंसर राइट होगा, बी। 87th क्वेश्चन है, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिबल क्या होता है? स्ट्रेस को बोलते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है डाइन और ऑप्शन डी है जूल पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए यूनिट्स आपको बहुत अच्छी पढ़ने को मिली हैं। जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहे हैं इन्होंने देखा होगा कि बहुत अच्छे आप नेम पढ़ने को पाते हैं, खासकर बायो वाले, जिनके साइंटिफिक नेम तो कुछ अलग ही होते हैं, अजीब अजीब से नाम होते हैं। और जब ये नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और बायो पढ़नी पड़ती है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है याद करना, जैसे कि आप लोग डिजीज़ में ही हमेशा फंसे रहते हैं इनके कॉजिंग एजेंट याद करने में। वैसे स्ट्रेस का जो पूछा गया एसआई यूनिट उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 88th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? हाइड्रोजन, तांबा, शुष्क वायु और समुद्री जल। बताइए इसमें किस में होती है सबसे ज़्यादा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा में। क्यों? क्योंकि ये है सॉलिड। ध्वनि की चाल सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया था? गैस दी गई थी, वायु मतलब मिश्रण दिया गया गैसों का, और समुद्री जल दिया गया था, उसके साथ साथ सॉलिड था। तो सबसे ज़्यादा किस में है? तांबे में। सबसे कम किस में होगी? गैस में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। 89th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? पहला देखिए ऑप्शन है, इसमें पॉजिट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो दिया गया है एनरिको फर्मी ने की। ऑप्शन बी है मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की। ऑप्शन सी है ट्रांस यूरेनियम तत्वों का जो संश्लेषण है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, इसकी खोज की जीटी सीबर्ग ने। और ऑप्शन डी है टेलीफोन की खोज की ग्राहम बेल ने। एक तो सबको याद होगा ऑप्शन डी वाला, बाकी के तीन का क्या करें? तो याद कर लीजिए। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है पॉजिट्रॉन की खोज,
ये फ्रेडरिक सैंगर ने की थी, ना कि एनरिको फर्मी ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि यही गलत दिया गया था, बाकी सारे सही हैं। तो अब याद कर लीजिए जिससे आगे गलती ना हो। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या होता है? अभी पढ़ के आ चुके हैं। ऑप्शन ए है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन बी है कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन सी है अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन और ऑप्शन डी है कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनकंट्रोल्ड, जो फ्यूजन रिएक्शन होती संलयन, अर्थात इसमें दो नाभिक आपस में आकर के जुड़ते हैं तब संलयन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। 91st क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम का आविष्कार किया? ऑप्शन ए है फर्मी, ऑप्शन बी है जॉन नेपियर, ऑप्शन सी है थॉमस यंग और ऑप्शन डी है स्नेल ने। इसका राइट आंसर है स्नेल ने प्रकाश के अपवर्तन का नियम अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो दिया था। ऑप्शन डी राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर कर लीजिए। 92nd क्वेश्चन है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है सिक्रीटीन, ऑप्शन बी है पेप्टाइड, ऑप्शन सी स्टेरॉयड और ऑप्शन डी है रेनिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्रीटीन। ये सिक्रीटीन अग्नाशय को स्टिमुलेट करता है जिससे जो डाइजेस्टिव जूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कर सके। इसके अलावा आप देखेंगे अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ग्लूकेगॉन भी सिक्रीट होता है, तो ये भी कुछ आपको याद रखने हैं। 93rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ईईजी मस्तिष्क से रिलेटेड है, ऑप्शन बी है ईसीजी ये गुर्दे से रिलेटेड है, ऑप्शन सी है मेमोग्राम होता है चेस्ट का और ऑप्शन डी है ऑडियोग्राम होता है ईयर का। बताना है किससे कौन सा रिलेटेड है और कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा जो ईसीजी दिया गया है, ठीक है, ये गुर्दे से नहीं, ये हार्ट से रिलेटेड है, हृदय से। ईसीजी किसका होता है? हृदय का। ऑप्शन बी राइट होगा। 94th क्वेश्चन, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। अब इसका बताना है जो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज़ है या फिर ईस्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट का यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन में। ईस्ट का यूज़ आपने और भी बहुत जगह देखा और आप लोग खाते भी हैं। अब आप लोग बताएंगे ईस्ट का और कौन कौन सा यूज़ है। 95th क्वेश्चन है, डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसका प्रारूप पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसको द्विहेलिक्स लिखा गया, डबल हेलिकल जो प्रारूप है इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है ह्यूगो डी व्रीज ने, ऑप्शन बी है फिशर और हॉल्डेन ने, ऑप्शन सी है वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन डी है एरिस्टोटल और डार्विन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो डबल हेलिकल मॉडल है किसने दिया था डीएनए का? वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिकल मॉडल ऐसा है जैसे ये आपने देखा है, ये डबल हेलिक्स होती है, ठीक है। ये जो मॉडल है किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। सबसे पहले इन्होंने ही इस सिद्धांत को बताया था कि ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है डीएनए। ओके, डीएनए क्या करता है? जीन कैरी करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन ले जाने का कार्य करता है। जैसे कि आप कुछ कुछ अपने पेरेंट्स की तरह देखते हैं लेकिन पूरी तरह अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होते हैं। किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से होता है, ये होता है डीएनए की वजह से। इसमें इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कोडिंग है उसकी वजह से होता है। तो कुछ म्यूटेशन हो जाता है, कुछ सेम होता है, आपके पेरेंट्स से मैच खाता है, इसलिए आप कुछ कुछ अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। बाकी का जो कुछ पार्ट म्यूटेशन होता है या फिर चेंजेस हो जाते हैं जिनकी वजह से आप कुछ डिफरेंट दिखते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप सेम कॉपी होंगे तो भी ये जो अर्थ है, जो नेचर है, ये कैसे वर्क करेगी, सब एक ही जैसे होंगे तो कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन होता ज़रूर है, कुछ ना कुछ जो भिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके साइंस के आज के सेट के। आपको क्वेश्चन समझ में आए, कैसे लग रहे हैं, या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने सुझाव भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था अभी कुछ वक्त आप लोग रुकेंगे और अगले वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगी आपके साथ जो लाइव सेशन करना है। बिकॉज अभी होली के टाइम पे फेस्टिवल हो जाए, बहुत ज़्यादा शोर में मैं नहीं चाहती लाइव सेशन के लिए इसमें बीच में आप लोग को डिस्टर्बेंस हो। तो जब भी लाइव सेशन करेंगे तो शांति में करेंगे। अब आप लोग टाइम बता दीजिएगा किस टाइम और किस डे पे हम लोग लाइव सेशन करें जो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जल्दी से ही आप लोग फेस्टिवल के बाद से फिर से अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि अभी आप लोग प्रिपरेशन ढंग से कर नहीं रहे हैं, बहुत कम ही बच्चे क्लासेस देख रहे हैं और आप लोग कमेंट भी अब कम करने लगे हैं।
आपको करना क्या है, जो क्लासेस आपकी पहले हो गई हैं, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो पिछली प्लेलिस्ट भी फॉलो करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, जितना दे पा रहे उतना भी प्रिपेयर करते रहिए, तो भी बेहतर है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम पोस्टपोन ज़रूर हो गए, पर ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम होंगे नहीं। तो जब आपको कंफर्म एग्ज़ाम होने हैं तो उनके लिए बेहतर प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि अब कंपटीशन और ज़्यादा है। पेपर का लेवल भी आप देख चुके हैं कैसा रहने वाला है, तो नॉर्मल पढ़ाई से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर भी करते रहना है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।